अस्सलाम वालेकुम। इसमें जो हमारा मेन टॉपिक है आज का वो है लोकेशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, जोग्राफी का ये पीएसटी समझ लो, पाकिस्तान स्टडीज़ में जो हमारा जोग्राफी वाला पोर्शन है उसमें ये सबसे पहला चैप्टर आ रहा है। ठीक है, सिलेबस वाइज मैं इसलिए चलूँगा इसके अंदर कि स्टूडेंट्स को जो है ना फॉलो अप करने में आसानी होती है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो इसके अंदर चीज़ आ रही है वो हमारे पास आ रहा है पोजीशन ऑफ पाकिस्तान। हम इसमें पढ़ेंगे भाई पाकिस्तान की पोजीशन क्या है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके अंदर कि कौन कौन सी पाकिस्तान की नेबरिंग कंट्रीज़ है। ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यार ये जो चैप्टर्स है ना, ये नेबरिंग कंट्री कौन सी हैं, ये आपकी आगे वाले ट्रांसपोर्टेशन वाले चैप्टर, इंडस्ट्रियल चैप्टर में बहुत हेल्प करती हैं। ठीक है, अब वो पता चलता है कि भाई कौन कौन सी कंट्रीज़ जो हैं वो आपकी नेबरिंग कंट्रीज़ हेल्प आउट कर रही हैं पाकिस्तान को किस तरीके से, पाकिस्तान कहाँ से ट्रेड कर रहा है। ट्रेड वाले चैप्टर में भी ये आपको इम्पैक्ट करती है अच्छी खासी। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल लाइन्स क्या होती हैं इसके अंदर हमारे पास। ठीक है, और अरेबियन सी के बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे, इंपॉर्टेंस क्या है पाकिस्तान की लोकेशन की और जियो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस क्या है पाकिस्तान की लोकेशन की। तो आगे देखते हैं। सबसे पहले देखो बात करें पोजीशन ऑफ पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की पोजीशन जो है ना वो एक पाकिस्तान एक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के नाम से एक ना जाना जाता है। ठीक है, ये साउथ एशिया में हमारे पास कंट्री है, लोकेटेड बिटवीन 23.35 डिग्री और 37 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड के हिसाब से। अच्छा, लैटीट्यूड होता है क्या, लैटीट्यूड को हम थोड़ी देर बाद समझते हैं। उसके बाद हमारे पास 60.5 और 77.5 डिग्रीज ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे हमारा ये लाई करता है पाकिस्तान, जहाँ पर हमारे पास ईरान, अफगानिस्तान, चाइना, इंडिया, ये सारे जो है ना हमारे बॉर्डर्स पे एज अ नेबरिंग कंट्री लाई करते हैं। ठीक है, और हमारे पास जो कोस्टल एरियाज पे जो है ना वो हमारे पास अरेबियन सी है। अच्छा, इसको जो है समझने के लिए हम एक मैप देख लेते हैं। अब देखो मैप में यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी। पाकिस्तान जो है ना हमारे पास यहाँ पर पीच कलर का नज़र आ रहा है, क्लियर है। उसके बाद हमारे पास जो आसपास के जितने भी कंट्रीज़ हैं नेबरिंग कंट्रीज़, वो हम नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं किस तरीके से ज़्यादा क्लोज कर गए। देखो इस तरीके से हमारे पास आ रहा है मैप, सही है। तो हमारे पास अफगानिस्तान हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ रहा है, चाइना टॉप पे आ रहा है, इंडिया हमारे पास अगेन राइट साइड पे आ रहा है। फिर पाकिस्तान के लेफ्ट साइड पे अगर नीचे तरफ देखें तो ईरान है हमारे पास। ठीक है, इराक हमारे पास है, फिर सऊदी अरब है। अच्छा, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो बात यहाँ पर है ना वो ये है कि भाई इसको जो है ना हम लोग उसके थ्रू पढ़ते हैं, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट के थ्रू। तो अब लोकेशन समझने के लिए ना ये देखो ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि ये जो लोकेशन है ना इस साइड पे, ये मेरे पास ईस्ट साइड है। अगर मैं राइट साइड पे जा रहा हूँ ईस्ट साइड, ठीक है, इस साइड पे जाऊँगा लेफ्ट साइड पे नॉर्थ वेस्ट साइड पड़ेगी। ठीक है, ऊपर की तरफ जाऊँगा तो नॉर्थ और नीचे की तरफ आऊँगा साउथ। ठीक है, एक बात याद रखना कि कोई भी दो पोजीशन को, जो हमारे पास चार पोजीशन है नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट, इन चारों को मिला के, इन चारों में से दो दो पोजीशन को मिला मिला के हम कोई भी पोजीशन बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है, तो नॉर्थ और ईस्ट को मिला के नॉर्थ ईस्ट वाली पोजीशन में हमारे पास चाइना आ रहा है, सही है। इसी तरीके से नॉर्थ और वेस्ट को मिला के नॉर्थ वेस्ट में हमारे पास अफगानिस्तान आ रहा है। इसी तरीके से वेस्ट, पूरे वेस्ट में हमारे पास क्या ईरान है। और हम कह सकते हैं कि ईस्टर्न और साउदर्न ईस्ट साउथ ईस्टर्न एरिया में हमारे पास पूरा इंडिया आ रहा है। अगर हम पूरे साउदर्न एरिया की बात करें तो ये हमारे पास ब्लू वाला अरेबियन सी आ गया, क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके बाद हमारे पास आ रहा है कि भाई लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल लाइंस में क्या फ़र्क है, होती क्या चीज़ें हैं, ये हमें समझना ज़रूरी है। लैटिट्यूडनल लाइंस जो है ना हमारे पास, बहुत आसान अल्फाजों में बोलूँगा, रिलेटिव लाइंस होती हैं। ठीक है, उर्दू के टर्म में मैं बता रहा हूँ। रिलेटिव लाइंस का मतलब होता है कि भाई वो आपके पास इस तरीके से हॉरिजॉन्टल होंगे। ठीक है, अब ये लाइन्स जो है ना और इमेजिनरी होती हैं। ये अर्थ के चारों तरफ जो है ना वो आपके जितने भी लोगों ने उन्होंने डिवाइड कर दिया अर्थ को इमेजिनरी लाइन्स के अंदर। इसलिए डिवाइड किए ताकि आपको कोई भी लोकेशन पता लगानी हो ना, तो आप उसके लिए क्या करोगे, प्रिसाइज लोकेशन इस्तेमाल कर सकते हो। भाई क्या आप बोलोगे भाई मैं इतने फला डिग्री लैटिट्यूड पे मौजूद हूँ। ठीक है, अच्छा, इक्वेटर जो है ना वो आपके पास वो इक्वेटर ऐसी लॉन्गिट्यूडनल लाइन है, लैटिट्यूडनल लाइन है सॉरी, जो आपके हेमिस्फेयर को या अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है। कैसे डिवाइड करता है मैं दिखा देता हूँ। अगर हम यहाँ बात करें, समझ लो ये इक्वेटर है हमारे पास, तो ये ऊपर वाला हिस्सा आ जाएगा नॉर्थ वाला, एक हमारे पास साउथ वाला हिस्सा आ जाएगा। तो दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है। हमने मैथ के अंदर पढ़ा होगा, हमने टॉपिक के अंदर जो वॉल्यूम सरफेस वाला चैप्टर है उसमें वो बोलता है कि भाई जब स्फेयर जो होता है मतलब पूरी ग्राउंड बॉल टाइप का, उसको आधे बिल्कुल इक्वल हाफ में डिवाइड कर दो तो आपके पास हेमिस्फेयर आते हैं। ठीक है, मतलब आधे आधे स्फेयर के दो हाफ से आते हैं। तो यहाँ पर भी उसने हेमिस्फेयर वाला वर्ड इस्तेमाल किया है, जो आपको दिखा देता हूँ। उसने यहाँ पर ये इस्तेमाल किया, देखो ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ठीक है, और साउदर्न हेमिस्फेयर। इस चीज़ को ये चीज़ हमें इस चीज़ में हेल्प करती है कि भाई पता होता है कि भाई कौन सी कंट्री साउदर्न हेमिस्फेयर में जा रही है, कौन सी कंट्री हमारे पास नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखो ये चीज़ जो है ना क्लाइमेट भी डिटर्मिन करती है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, जो हम क्लाइमेट के चैप्टर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर हमारा
उसके बाद हमें ये भी चीज़ भी डिटरमिन करती है कि भाई कंट्री की जो लोकेशन है वो नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर के हिसाब से क्या-क्या है, उसके अलावा ठीक है, उसको कौन-से सीज़न्स मिलेंगे, कौन-सी उसको कितनी बारिशें मिलेंगी, ठीक है, कौन-कौन से उसके पास रोड नेटवर्क बन सकते हैं, रेल नेटवर्क उसके पास अवेलेबल हो सकता है, नहीं हो सकता, डिपेंड करता है उसकी ज्योग्राफिकल या उसके लैंडफॉर्म्स किस तरह के हैं। क्लियर है? अच्छा, इस तरह करके जो है हमारे पास लैटिट्यूडनल में 2 मेन जो हमारे पास लाइन्स आती हैं ना, वो आती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है? इसकी एक स्पेसिफिक पॉइंट है। नॉर्थ की तरफ और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर साउथ की तरफ। अब आपका एक सवाल आ रहा होगा भाई ये जो 23.5 है, ये इसका ज़ीरो वाला पॉइंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का 23.5 है, ज़ीरो पॉइंट साउथ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? मतलब ज़ीरो वाली लाइन है कौन-सी? जो हमने इक्वेटर की लाइन पढ़ी है ना, ये इक्वेटर की लाइन, ये समझ लो ज़ीरो है। मैं ऊपर जितना ऊपर जाता रहूँगा उतना मेरा लैटीट्यूड की लाइन बढ़ती रहेगी, ठीक है? इतना नीचे जितना नीचे आता रहूँगा लैटीट्यूड की लाइन मेरी उतनी ज़्यादा बढ़ती रहेगी। ये क्लियर है? तो इस तरीके से मेरे पास लैटीट्यूडनल के डिग्रीज़ आ रहे हैं। क्लियर है? अच्छा, अगर मैं ऊपर वापस चले आऊँ तो देखो यहाँ पे बात हो रही है। उसके बाद हमारे पास बात हो रही है द नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ पोल 90 डिग्री साउथ और द फर्देस्ट पॉइंट फ्रॉम द इक्वेटर। तो उसका मतलब सिंपल ये है कि अगर मैं यहाँ से पूरे नॉर्थ पोल पे चले आऊँगा यहाँ तक, ठीक है? तो इस नॉर्थ पोल पे मेरे पास 90 डिग्रीज़ पहुँच जाएगा। मतलब 1, 2 करते-करते 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 90 डिग्रीज़ तक मेरे पास मैं ट्रैवल कर लूँगा। इसी तरीके से अगर मैं साउथ की तरफ नीचे की तरफ आऊँ तो मेरे पास क्या होगा, अगेन 90 डिग्रीज़ रीच हो जाएगा। और बीच में हम जितनी भी कंट्रीज़ जो है ना वो लैटीट्यूडनल लाइन्स के थ्रू हम उसको रीड आउट कर लेंगे। इसी तरीके से हमारे कॉन्सेप्ट आता है लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स का। लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स में हमारे पास जो है ना वो ये है कि भाई लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स और लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड आर इमेजिनरी वर्टिकल लाइन्स दैट रन फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल on earth surface. Unlike latitude they measure distance east or west or the prime meridian which is the center longitude line located at 0 degrees in Greenwich England. अब देखो जिस तरह लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूडनल लाइन उसके साथ लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स है। अब दोनों में फ़र्क ये है कि लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स जो है ना वो वर्टिकल होती हैं ऐसे करके, ठीक है? अब जिस तरह लैटिट्यूडनल में हम डिग्रीज़ का एक स्टार्टिंग पॉइंट था ना ज़ीरो जो कि इक्वेटर था। इसी तरीके लॉन्गिट्यूडनल में ना स्टार्टिंग पॉइंट जो है ना वो प्राइम मेरिडियन है। प्राइम मेरिडियन जो है ना वो इंग्लैंड में आपके पास एक जगह है, ग्रीनिच में, वहाँ से ना वो स्टार्ट होता है। अब जैसे मैं ईस्ट की तरफ जाता रहूँगा, ठीक है? उतना-उतना मेरे पास जो है ना वो आप डिग्रीज़ बढ़ते रहेंगे और जितना जितना मैं वेस्ट की तरफ जाऊँगा ना उतना ज़्यादा मेरे इसके अंदर डिग्रीज़ अगेन बढ़ते रहेंगे, जब तक मैं एक कॉर्नर पे ना पहुँच जाऊँ। मैं इसको दिखा देता हूँ अगेन, देखो ये रहा लॉन्गिट्यूड, समझ लो ये मेरे पास ग्रीनिच की एक लाइन आ रही है, ठीक है? मैं यहाँ से इस साइड में मूव होऊँगा ईस्ट की तरफ तो मेरे पास अगेन डिग्रीज़ बढ़ेंगी और यहाँ से यहाँ मूव होऊँगा तो मैं अगेन यहाँ डिग्रीज़ बढ़ेंगी। तो अब मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ, देखो मैं शुरू में एक चीज़ करवाई थी, देखो यहाँ पर लिखा है कोऑर्डिनेट्स। तो ये जो 23 डिग्री और 37 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड का मतलब सिंपल ये है कि भाई लेटी हुई लाइन्स जो है ना इक्वेटर से इतना दूर है, पाकिस्तान इक्वेटर से इतना दूर और यहाँ से यहाँ तक इन 2 लाइन्स के दरमियान लाई करता है, ऐसी वाली लाइन्स के दरमियान, ठीक है? और लॉन्गिट्यूड वाली लाइन्स के 60 और 70 डिग्री 77 ईस्ट पे लाया करता है। सही है? तो कुछ हद तक कुछ लोकेशंस पाकिस्तान की समझ में आ रही होगी। आपका सवाल हो रहा होगा भाई ये क्यों इस्तेमाल होती हैं? इसलिए इस्तेमाल होती हैं, देखो अमेरिका वगैरह में जो है ना या दूसरी लोकेशंस वगैरह में, तो वहाँ पर जो है ना इन दोनों को लोकेट करना होता है और मतलब पुलिस वगैरह जो है ना इस चीज़ को बहुत ज़्यादा वो करती है, इस्तेमाल करती है वो लोकेशन बताने के लिए किसी भी क्राइम इन्वेस्टिगेशन या उसमें चीज़ों वगैरह में कि भाई इनको पिन पॉइंट लोकेशन बतानी है तो वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स का इस्तेमाल करते हैं और रिमोट एरियाज़ के अंदर जो है ना ऐसी लोकेशन पता लगाते हैं, ठीक है? जीपीएस भी जो है ना आपका जो मैप वगैरह है गूगल मैप्स वो भी इसी लाइन्स का इस्तेमाल करते हुए पिन पॉइंट लोकेशन बताता है भाई आपका घर इस साइड पे या यहाँ पर। क्लियर है? अच्छा, अब जो हमारे पास चीज़ आ रही है वो आ रही है नेबरिंग कंट्री। नेबरिंग कंट्रीज़ में हमारे पास पाकिस्तान की देख लेते हैं क्या-क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले नेबरिंग कंट्रीज़ में हमारे पास हमने पढ़ा था कि अफ़गानिस्तान यहाँ पर आ रहा है, ईरान देखो ये रहा। ये है ताजिकिस्तान जो मैंने वहाँ मार्क नहीं किया हुआ था। एक चाइना आ गया हमारे पास, यहाँ इंडिया आ गया, नेपाल आ गया, ठीक है? यहाँ पर इराक आ गई, यहाँ सऊदी अरेबिया आ गया। यूएई देखो यहाँ पर आ गई। अच्छा, यूएई में बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। यूएई जो है ना वो बहुत सारी स्टेट्स को मिला के, ठीक है, कंट्री बनाई गई है, ठीक है? मतलब एक कंबाइन। उसके अंदर बहुत सारी हैं हमारे पास, जैसे हमारे पास उसके अंदर दुबई आ गया, अबू धाबी आ गया, शारजा आ गया, बहुत सारी सिटीज़ को मिला के यूएई कंबाइन बनाया गया है। अच्छा, ओमान ये रहा हमारे पास, उसका कुवैत ये रहा, जिसकी करेंसी सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में सबसे पावरफुल या स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी है इसके पास। तो ये पाकिस्तान की कुछ नेबरिंग कंट्रीज़ हैं जिससे पाकिस्तान आपके पास बहुत ज़्यादा मतलब एक इम्पोर्टेंस रखता है। अब क्यों रखता है हम इसको देख लेते हैं, ठीक है? ऊपर वाले मैप में दोबारा जाके देखो, एक ऊपर वाले मैप में अगर आप नोटिस करो, ठीक है? तो पाकिस्तान में एक एक सीपैक का एक प्रोग्राम बन रहा है, वो मैं आगे एक स्लाइड के अंदर दिखाता हूँ कि किस तरीके से इम्पोर्टेंस रखता है।
उसमें सिंपल ये है कि भाई पाकिस्तान एक बीच वाली लोकेशन पे लाया कर। अब बच्चा पूछता है भाई बीच लोकेशन का क्या फ़ायदा, ऐसा फ़ायदा होगा। देखो जब जहाज़ जो है ना इंडिया से उड़ेगा तो भाई उसको यहाँ मिडल ईस्ट में जाने के लिए वो यहाँ ये घूम के रास्ता नहीं जाएगा या यहाँ से पानी से होके नहीं जाएगा, वो पाकिस्तान से होके ही गुजरेगा। ठीक है। अब वो पाकिस्तान से जब होके गुजरता है तो क्योंकि पाकिस्तान के होके गुजरेगा तो भाई हवा में भी जो है ना वो एक एयर ट्रैफिक कंट्रोल होता है। तो अब मैं पाकिस्तान के ऊपर उड़ने के जो है ना पाकिस्तान को पैसे दूँगा। अगर मेरा जहाज़ पाकिस्तान के ऊपर से उड़ते हुए जा रहा होगा तो मैं इंडिया पाकिस्तान को जहाज़ गुज़ारने के हर जहाज़ गुज़ारने के पैसे देगा। इसी तरीके से दूसरी कंट्रीज़ को भी मजबूरन यहाँ से गुज़र के इस साइड पे जाना पड़ेगा, यहाँ से कंट्रीज़ को यहाँ से गुज़र के यहाँ जाना पड़ेगा। आप लोगों को पता है यहाँ पर पूरी हमारे पास पहाड़ ही पहाड़ है, तो यहाँ पर जहाज़ के ऊपर से जा सकते हैं मगर थोड़ा एयर फ्लाइट रूट यहाँ पर अलाउ नहीं होता। ठीक है। मेजॉरिटी जो फ्लाइट्स हैं आपकी यहाँ नहीं जा सकती, उसकी वजह ये यहाँ पहाड़ आपके पास हाई पीक्स मिलती हैं कराकोरम की और हिमालयस वगैरह की। ठीक है, तो कोशिश करते हैं लोग कि यहाँ से फ्लाइट जो है ना जाएँ, तो इस तरीके से पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस इसलिए भी ज़्यादा है। दूसरा तरीका ये है कि ट्रेड रूट्स के लिए जो समंदर इस्तेमाल नहीं करते, वो ट्रेड रूट्स के लिए जो है ना पाकिस्तान से होते हुए ट्रक्स वगैरह आपके मिडल ईस्ट से यहाँ पर इंडिया जाते हैं। इंडिया से आपके पास अफ़गानिस्तान और मिडल ईस्ट वगैरह की तरफ ट्रैवल करते हैं। क्लियर है? तो ये इम्पोर्टेंस बहुत ज़रूरी है। अच्छा, उसके बाद देख लेते हैं इम्पोर्टेंस जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस में पाकिस्तान कह रहा है कि भाई जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस में हमारे पास ट्रेड के लिए जैसे मैंने बताया कनेक्टिविटी जो है ना वो रीजन्स के दरमियान कनेक्ट करता है सारे कंट्रीज़ को आपस में। उसके बाद ईरान, चाइना, अफगानिस्तान का जो है ना वो बड़ा अच्छा एक बॉर्डर ये करता है, प्लेस करता है, तो उससे जो है ना बड़ी ट्रेडिंग में बड़ी आसानी हो जाती है। अच्छा, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के लिए मैं इकोनॉमिक सी पैक का भी थोड़ी देर में आता हूँ, क्या चीज़ें बता दूँ ताकि आइडिया हो सी पैक है क्या। ठीक है। स्ट्रेटेजिक रोल के अंदर हम बात कर सकते हैं कि भाई पाकिस्तान जो है ना अरेबियन सी उसके पास बड़ा एक अच्छा एक अवेलेबल है, जिसके अंदर पाकिस्तान का जो अभी करंटली ऑपरेशनल आपके पास पोर्ट है वो कराची पोर्ट है, बे अपने कासिम पोर्ट है। ठीक है। गवादर जो है ना वो कंप्लीट तो हो गया मगर गवादर ऑपरेशनल अभी हुआ नहीं है। ठीक है। अब जो गवादर जो मेन अभी नया वाला बना है ना तो वो ऑपरेशनल नहीं हुआ, वो भी ऑपरेशनल कुछ टाइम में शायद हो जाए। ठीक है। तो जब वो ऑपरेशनल हो जाएगा ना तो वो एक नेचुरल डीप सी पोर्ट है। ठीक है, जो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकता है। और सारी जो आपकी जो शिप्स हैं वो वहाँ पर आके रुकेंगी। तो ऐसी बात है जब आप शिप्स वहाँ आके रुकती हैं तो आप बंदा सोच होगा भाई शिप का रुकने से वहाँ क्या ताल्लुक, वहाँ तो फ़ायदा ही नहीं होगा। भाई आप जब शिप्स ला के खड़ी करते हो तो हर एरिया का जो है ना वो शिप खड़ी करने के लिए एक बंदा अपॉइंटेड होता है। वो बंदा उसी उसको पता होगा उस पानी की जगह पे कौन सी जगह पे पत्थर है, कौन सी जगह पत्थर नहीं है, तो उस कश्ती को लाके वो खड़ा करता है। उस कश्ती को पाकिस्तान को अच्छी खासी अमाउंट मिलती है, मतलब जो भी उसके जो आपके कैप्टन्स वगैरह होते हैं वो आपको वहाँ पर कश्ती ड्राइव करता है। अच्छा, उसके बाद देखो नीचे बात हमारे पास आ रही है कल्चरल नेशनल डाइवर्सिटी। नेशनल डाइवर्सिटी की सिंपल बात करें तो भाई देखो पाकिस्तान में हमें पता है कि चारों आपके मौसम की चीज़ें मिलती हैं। समंदर भी है, आपके पास डेजर्ट्स भी हैं। ठीक है। माउंटेन्स वगैरह भी हैं, प्लेन्स भी हैं आपके पास, टूरिज्म के लिए बहुत सारा ज़रूरी है, मतलब अच्छी अच्छी चीज़ है। ठीक है। डाइवर्स लैंडस्केप है, मतलब एक ही मुल्क के अंदर आपके पास सारी चीज़ें मिल जाती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें जियो पॉलिटिकल लोकेशन इम्पोर्ट सी पैक की, सॉरी सी पैक का देखो इस तरीके से, अब बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है सी पैक में मतलब बन क्या रहा है, असल में है क्या चीज़। देखो ये सी पैक ना रास्ता बना जा रहा है। अगर आप किसी पाकिस्तान टूर पे गए हो तो पाकिस्तान टूर में जो काराकोरम हाईवे बनाया गया ना वो काशगार से होता हुआ चाइना बॉर्डर जो आपने देखा होगा वहाँ से होता हुआ आपके पास पूरा जो नॉर्दर्न इंडिया घूमते हुए नीचे आ रहा है। ठीक है। वो कनेक्ट करेगा आपको इस्लामाबाद के करीब एक जगह पे। ठीक है। वहाँ से पूरा होते हुए आपकी बड़ी बड़ी मेजर सिटीज़ को कनेक्ट करेगा। और बहुत हाई फाई लेवल का रोड होगा जहाँ पे आपके पास ट्रक्स और दूसरे जो आपके पास कार्गो वाले इक्विपमेंट्स हैं या वो हैं व्हीकल्स हैं वो आपके यहाँ ट्रैवल करेंगे। और देखो गवादा को जाके यहाँ कनेक्ट कर रहे हैं। अगर आप देखो मकरान कोस्ट पे भी एक रोड बनी है जिसके थ्रू लोग ट्रैवल करते हैं बलोचिस्तान में अच्छे खासा। ठीक है। गवादा वाले साइड खास तौर पे साइड ट्रैवल करने के लिए वो इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि वहाँ पाकिस्तान के जो साउथर्न एरिया कराची की तरफ वहाँ पर रोड्स बन रही हैं इस तरीके की जो गवादर और कराची को कनेक्ट करने सी पैक का पार्ट है ये। अच्छा, क्वेटा से भी होते हुए जाएँगे। देखो पेशावर और क्वेटा के दरमियान भी एक बड़ी अच्छी इंपॉर्टेंट रोड जा रही है। हालाँकि आपको पता होगा जब ये थोड़ा ज्योग्राफी का पढ़ोगे आगे जाके लैंडफॉर्म्स के अंदर, मेरे साथ तो उसके अंदर देखोगे यहाँ पर जो है ना अच्छी खासी रगड़ लैंडस्केप है। मतलब क्वेटा जो है ना वो ऐसी जगह पे लोकेटेड है जहाँ पर आस-पास आपके पास सारे प्लेट्यू वगैरह हैं। तो ये रोड डेवलप करना बहुत मुश्किल काम है। अब चाइना के पास ऐसी इक्विपमेंट और फैसिलिटीज़ वगैरह मौजूद हैं, जो पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ मिलके वो यहाँ पर ऐसी चीज़ डेवलप कर रहा है। तो पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिकली ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट एक प्रोजेक्ट है ज़ाहिर है। तो अगर जब ये बन जाएगा तो पाकिस्तान में आपने एक और चीज़ अभी पढ़ोगे, मैं वो कनेक्ट करूँगा तो सारी चीज़ें कि एक आइडिया अच्छा। ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर में पढ़ोगे पाकिस्तान के अंदर जो है ना इतना कोल मौजूद है 400 साल तक पाकिस्तान को चला सकता है। ठीक है। मतलब बहुत सारी पावर प्रोवाइड कर सकता है।
अब 400 साल तक प्रोवाइड करने का मकसद ये है कि भाई वो बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब कोयला आपके पास पड़ा। अब प्रॉब्लम ये कोयला हाई क्वालिटी का नहीं, लो क्वालिटी का है। तो चाइना का यही मानना है कि भाई इन्हीं को कोल माइनिंग में इस्तेमाल करके आप पावर प्रोड्यूस करो, जब वो किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते। तो ये सब चीज़ है, ठीक है। वरना कोयला और भी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। कुकिंग में तो खैर बहुत उसका माइनर इस्तेमाल है, मगर और भी चीज़ों के लिए कोयला इस्तेमाल होता है। अच्छा, उसके बाद सोलर और विंड पावर्स भी लगाएंगे, बहुत सारी चीज़ें लगेंगी। आपके जितने भी डेजर्ट एरियाज है ना, उसमें आपके पास सोलर पावर, विंड पावर, सोलर पावर काम काम आ सकते हैं। जो बड़ा अच्छा एक ऑल्टरनेटिव होगा आपका। जितना भी आप ऑयल कंज्यूम करते हो ना बराबर में, नेबरिंग कंट्री से, ईरान से लेते हो, अमेरिका वगैरह से लेते हो, तो उस पर बर्डन कम पड़ेगा। पाकिस्तान का एक काफ़ी अच्छे तरीके से एक कह सकते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज में फ़र्क आ सकता है, और पाकिस्तान एक एक मतलब अच्छा कमाता है। वही बिल्कुल ऐसी है कि भाई अगर मैं एक चीज़ घर में बना सकता हूँ तो मैं बाहर से क्यों खरीदूँगा। तो पाकिस्तान का सेम हिसाब है। चाइना उसको, पाकिस्तान को ये चीज़ बना के देगा। जो भी आपके पास रॉ मटेरियल इसके थ्रू बिजली बनती है। अब लोकली अगर आप बिजली प्रोड्यूस कर रहे होगे, जो कि अभी भी कर रहे हो, मगर उसके जो रॉ मटेरियल है वो बाहर से आता है। अब रॉ मटेरियल भी सस्ता घर से सस्ता पड़ेगा, अगर पाकिस्तान सस्ता पड़ेगा तो फिर आपको बिजली भी सस्ती पड़ेगी, ठीक है। तो पाकिस्तान फिर जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह को वो ये सस्ता प्रोवाइड कर सकता है बिजली वगैरह। तो उससे और ज़्यादा आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट आ सकती है। क्लियर है? अच्छा, जियो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस, जब मैंने अभी ब्रीफली थोड़ी देर पहले बढ़ा, जियो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस का मतलब ये होता है कि पाकिस्तान जो है ना, एक पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से वो उसकी जो लोकेशन है वो क्या इंपॉर्टेंस रखती है। एक तो सी पैक का बड़ी बड़ा अच्छा हमने अभी डिटेल में बात करी, सी पैक है क्या चीज़ है, ओवरव्यू मैंने दे दिया पूरा उसका, ठीक है। उसका जो स्ट्रेटेजिक मैरीटाइम एक्सेस है ना, वो सिंपल मैंने आपको बताया कि भाई देखो, जितनी भी मैं यहाँ देख के बता दो आपको, एक आइडिया होगा कि वो होता क्या है। देखो, यहाँ से जितनी भी कंट्री, जितनी भी शिप्स है ना, यहाँ से निकलती, कुवैत से, बहरीन से, कतर से, अभी वो करंटली जो है ना कहाँ आके रुकती हैं, यूएई में आके रुकती हैं, ठीक है। या ठीक है, या तो वो इंडिया के रुकेंगी इस साइड पे, मैं दिखा दूँ को ये रहा, या तो इंडिया में आके रुकेंगी। अब बीच में जो है ना वो कभी कराची पोर्ट पे रुक जाती हैं। अब गवादर बनने से फ़ायदा ही होगा, वो सारी इतनी शिप्स होंगी ना वो यहाँ पर आके रुकेंगी। तो अब वो यकीन सवाल कि भाई सर क्या फ़ायदा? भाई देखो, जब वो शिप आके रुकती है तो वो ना फिर वो उस जगह पे रुकने के पैसे देती है, रेंट देती है। मतलब जैसे अगर मेरी शिप आई और भाई 6 घंटे के लिए वो वेट किया, तो 6 घंटे की वो $6000 दे देगी, ठीक है। तो इस तरीके से ना रेट होता है डिफरेंट। अब जितना बड़ी कार्गो शिप होगी उतना ज़्यादा फिर उसका होगा, ऐसी बात है वो उस जगह भी ऑक्यूपाई करोगे पोर्ट पे। तो कवादा पोर्ट बहुत बड़ा एक मल्टीनेशनल पोर्ट बन रहा है, बड़ा ज़बरदस्त, पाकिस्तान को बड़ा अच्छा एक वो सिस्टम प्रोवाइड कर देगा। क्लियर है? तो अब यहाँ से जो है ना फिर पाकिस्तान आगे मूव ऑन कर सकता है, मतलब शिप्स यहाँ से फिर आगे जा सकती है। तो एक सेंटर है, उसको ना सी के अंदर जगह मिल जाएगी। तो ये बड़ी एक अच्छी पोजीशन पाकिस्तान को मिलती है। उसके अगर बात करें बैलेंसिंग पावर डायनामिक्स, शेयरिंग बॉर्डर विद चाइना, इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान प्ले अ क्रूशियल रोल इन बैलेंसिंग रीजनल पावर डायनामिक्स। इट्स न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज फर्दर सॉलिडिफाई पोजीशन एज सिग्निफिकेंट प्ले इन ग्लोबल न्यूक्लियर। देखो, एक एक अगर एक स्टडी वाइज पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ने, देखो याद रखना, जिस एरिया में जो है ना आपके पास न्यूक्लियर पावर होती है ना, तो नेबरिंग कंट्रीज़ जो है ना वो फिर थोड़ा मतलब कह सकते हो कि अंडर कंट्रोल रहती हैं, वो पावर को इन्फ्लुएंस नहीं करती ज़्यादा, कि उनको पता होता है कि बड़ा वाले बंदे के पास भी जो है ना, या बड़ा वाले कंट्रीज़ के पास भी जो है ना, वो आपके न्यूक्लियर पावर अवेलेबल है। अभी करंटली अगर सिचुएशन की बात करें वर्ल्ड इकोनॉमिक्स की, तो ईरान जो है ना वो कोशिश कर रहा है कि वो एक न्यूक्लियर पावर बन जाए, ठीक है। अब उसकी नेबरिंग कंट्रीज़ जो हैं वो भी चाह रही हैं, मगर कुछ नेबरिंग कंट्री ऐसी हैं जो नहीं चाह रही कि भाई ईरान न्यूक्लियर पावर बने। क्योंकि ईरान न्यूक्लियर पावर बन जाएगा तो फिर जो है ना वो बहुत पूरे एरिया में क्या आ जाएगा, पीसफुल एक एनवायरनमेंट बन जाएगा, ठीक है। तो इससे एक बड़ा एक अच्छा हो जाएगा। इसी तरह पाकिस्तान के पास क्योंकि न्यूक्लियर पावर है, इंडिया भी न्यूक्लियर पावर है, तो ज़ाहिर-सी बात है पावर बैलेंस ऑफ पावर रहने का मतलब ये है सिंपल, पाकिस्तान जो है ना एक एक पीसफुल स्टेट में रहता है अपनी बॉर्डरिंग नेबरिंग कंट्री के साथ। तो एक बड़ा एक पॉजिटिव चीज़ हो सकती है। अच्छा, उसके बाद इकोनॉमिक पोटेंशियल की बात करें तो अगेन सी-पैक की बात, देखो सी-पैक का बार-बार इसलिए ज़िक्र आता है, सी-पैक में ना बहुत सारी चीज़ें हिट होती हैं। आपके भी ज्योग्राफी के बहुत सारे चैप्टर हिट होते हैं, जैसे इसके अंदर इंडस्ट्रियल का एक रेवोल्यूशन आता है आपके पास, अगेन बड़ा बेहतरीन किस्म का पाकिस्तान के अंदर आएगा सी-पैक के बाद। आपका रोड नेटवर्क इसके अंदर आता है, आपका रेल नेटवर्क इसमें आता है, पावर रिसोर्सेज वाला चैप्टर इसके अंदर आ रहा है, गवादा की वजह से आपका फिशिंग इंडस्ट्री आ जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो 5-6 चैप्टर सी-पैक के अंदर कंबाइन हो जाते हैं। तो वो डायरेक्टली सी-पैक का नहीं पूछता है, वो आपसे पूछ भी सकता है वैसे एग्जामिनर, मगर सी-पैक अगर वैसे भी पूछा जाए तो भाई बड़ा अच्छा एक है। क्योंकि यार देखो, इससे बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो हिट होती हैं और आप कंबाइन करके इसको देख सकते हो, ठीक है। तो ये छोटा लेक्चर, अगर कुछ हो तो सवाल वगैरह तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।